हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में अपनी जो भी फेल्योर की जर्नी बताई थी, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी बताई थी, उसके नेक्स्ट पार्ट के रूप में ये वीडियो है। इसमें मैं मेनली आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा, डिटेल में गाइड करूंगा और इसके अंदर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, मेरी खुद की क्या गलतियाँ रही थी और सोसाइटी के रूप में जो भी लोगों के हम कॉन्टेक्ट में होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, टीचर्स हो गए, और जो भी सोसाइटी का उसमें क्या रोल रहता है, उनकी किन गलतियों के कारण ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर उनकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है उनकी कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ों के कारण, अंडरस्टैंडिंग के कारण इसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है डिप्रेशन के मरीज को। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे वो असल में मेरा एडमिशन की भी पहले, यानी 2010 में मेरा एडमिशन हुआ था, तो उसकी भी पहले चीज़ें थी, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये डिप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन कॉलेज में आने के बाद जब थोड़ा बहुत जाना उसके बारे में मेनली, तो फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ, ये इस चीज़ को डिप्रेशन बोलते हैं। ये तो मुझे ये सिम्टम्स तो मैं कई सालों से फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये परेशानी तो बहुत पहले से है। तो होता क्या था, मैं इवन फर्स्ट ईयर में भी मैं गया था, मैंने डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, मैं इवन पर्चे भी बना लेता था, पर्चे बनवा लेता था, डॉक्टर के बाहर जाता, उनके चैम्बर के बाहर, अपने कॉलेज से जुड़ा हुआ जो हॉस्पिटल था भोपाल में, वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जो आम पब्लिक के अंदर जो मिथ्स होते हैं वही सेम मेरे अंदर भी थे। तो उसके अंदर जो टैबू बना हुआ है इसको नेगेटिविटी के साथ देखने की, जो नज़रिया रहता है डिप्रेशन की बीमारी को, वो मेरे अंदर था हम लोगों की तरह। दूसरा, मैं उस टाइम क्या मोटिवेशनल बुक पढ़ने की आदत लगी थी, जैसे मैं पीएमटी के प्रिपरेशन के लिए कोटा गया था, तो वही मेरी ये मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने की आदत लगी थी। होता क्या था, ये बुक्स पढ़ते पढ़ते उन फीलिंग्स से मुझे कुछ टाइम के लिए बहुत टेम्प्रेरी रूप से बहुत रिलीफ मिलता था। तो बस लूप में फिर एक के बाद दो, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे रेंट पे मिलती थी बुक्स, तो ला के पढ़ता था। सेम फिर वहाँ जब चैम्बर के बाहर भी जाता, वहाँ फिर अपने आप को समझाता कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मन का वहम है, हो जाएगा ठीक, फिर से कोशिश करूँगा। लेकिन वो फिर घर आता, लेकिन वही सेम कहानी चलती रहती कई मंथ। फिर किसी दिन मन में आता कि नहीं यार, इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर दोबारा पर्चा बनवाता, लेकिन बाहर चैम्बर के बाहर वो सब चीज़ें सोच के कि नहीं, फिर से एक बार ट्राई करूँगा, खुद से करने की कोशिश करूँगा कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। वो खुद से कभी नहीं हो पाई, वो प्रॉब्लम बनी हुई। ऐसे करके मैं थर्ड ईयर में आ गया। फिर थर्ड ईयर में मुझे असल में एक नौजिया की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तभी स्ट्रेस वगैरह सब तो था ही काफ़ी ज़्यादा पहले से ही, लेकिन तब मैं नौजिया की प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन ओपीडीज में जाता था, लगभग 6 मंथ तक मैं गया। तो तरह तरह के मेडिसिन देते रहे, जो पीजी रेसिडेंट्स वगैरह थे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर एक दिन मैं एक मैम के पास गया जो एमडी मेडिसिन थी, तो उन्होंने एक तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन देख के फिर कुछ देर मुझसे बातें की, तो उनको लगा मैं सीवियर डिप्रेशन में हूँ। और फिर उन्होंने एक पीजी रेसिडेंट को मेरे साथ भेजा साइकेट्री डिपार्टमेंट। उन्होंने पीजी जो भी रेसिडेंट थे सर को समझाया टाइप चीज़ें हैं, और मैं वहाँ जो प्रोफेसर हैं उनसे वो बात करें। फिर वो लेके गए मुझे और फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो उन मैम का बहुत बड़ा योगदान है, वो मेरा ट्रीटमेंट सही टाइम पे शुरू कर पाने में, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए। फिर जब मैं ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ, जब मेडिसिन शुरू हुई, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब मुझे पहली बार जाने कितने सालों के बाद वो नींद आई थी। इसके पहले तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, लो मूड, मतलब कई कई दिन, कई कई मंथ ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो शुरू तो मूड वाइज भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, स्लीप में इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब मैजिक की तरह अगर मैं बोलूँगा तो कोई ज़्यादा बोलना नहीं होगा, एकदम मैजिकल इम्प्रूवमेंट कर दिया था मेडिसिन ने। लेकिन अदर एस्पेक्ट्स पे नहीं ठीक होने के कारण इसमें कई चीज़ों का रोल था। सबसे पहला तो मेरा खुद का था कि मेरा नज़रिया नहीं बदला था। मेडिसिन तो एक हार्मोनल लेवल पे या केमिकल लेवल पे जो उनको काम करना है वो करती है, लेकिन नज़रिया तो हमें अपने को खुद ही बदलना पड़ता है। अगर हम अभाव में ही जीते रहें अब सब कुछ कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, दूसरों से कंपेयर करते रहें, आपने जो फैमिली का, सोसाइटी का रोल होता है वो समझ नहीं रही है, आपके खुद के घर वाले नहीं समझ रहे हैं, तो उनकी तरफ से वो एक नॉर्मल बिहेवियर करते हैं जैसा वो अदर लोगों के साथ करते हैं। तो जो उनका नॉर्मल बिहेवियर या फिर जो घर घर की कहानी होती है, लड़ाइयाँ वगैरह घरों में चलने वाली, वो एक डिप्रेशन के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो वो चीज़ें मुझे उससे बाहर ही निकलने दे रही थी। दूसरा मेरा ये था, जैसे मैं ठीक हो भी जाता था, मेरे सिम्टम इम्प्रूव हो भी जाते थे, तो मैं काम कुछ भी नहीं करता था। काम से मतलब जो पढ़ाई का काम था, पढ़ाई से मेरा कोई नाता नहीं था। कभी कभी कोशिश करता भी था, तो जो हायर सब्जेक्ट रहते थे आगे के, उनसे कोशिश करता, वो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आती थी चीज़ें। तो मैंने बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए थे,
तब तो डिप्रेशन की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा थी। तो क्लास ज़्यादा भी था, पोस्ट भी ज़्यादा भी था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि टीचर ने क्या बोल दिया। ओवर थिंकिंग लगातार चलती थी, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी। सिम्टम मेरे अंदर मेनली ये थे कि एक तो लो मूड वाली प्रॉब्लम तो रहती थी, साथ में मेरे अंदर पुअर सेल्फ इमेज जो थी, सेल्फ इमेज वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, बहुत नेगेटिव थी। और सोशल एंग्जाइटी भी मुझे बहुत ही हद से ज़्यादा थी। इवन जैसे क्लास स्टार्ट हो गई तो मैं कभी क्लास में नहीं जा पाता था, लंच करने में दिक्कत आती थी। तो सीवियर लेवल पे हो रही थी चीज़ें, मतलब कि लाइफ को अफेक्ट करने वाली। जब इतनी ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल लाइफ हैंडल होता है तब तो फिर भी चल जाता है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी नॉर्मल लाइफ ही उससे अफेक्ट हो, वही हम ना कर पाएँ, रुक जाए, तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तुम्हें। तो मेरे जो सिम्टम थे मेनली वो यही वाले थे। इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि मैं ताकि चीज़ें भूलूँ ना। एक बार देख लेता हूँ उसको। हाँ, तो उससे पहले मैं अपने सिम्टम बता रहा था आपको। फिर नेगेटिव सेल्फ इमेज थी मेरे अंदर, सोशल एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा थी, लो मूड की प्रॉब्लम तो थी, ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा। मतलब जैसे कोई भी इशू घर में कुछ चल रहा है तो वो मैं कई कई मंथ उससे अफेक्टेड रहता था, मैं उस चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाता था इजीली। और लो मूड तो परसिस्टेंट, मतलब कई बार ऐसा हो जाता था कि हफ्ते हफ्ते दिन, 10 दिन, 15 दिन बिस्तर में पड़ा रहता, बिना नहाए धोए हफ्ते निकल जाते थे। मम्मी समझाती रहती नहा ले, लेकिन फिर कभी मान लो 7वें दिन 8वें दिन मैंने उनकी बात मान के नहा लेता, तो सिर्फ नहाना ही मुझे इतना बढ़िया एंटी डिप्रेशन की तरह काम करता। मुझे लगता कि यार सब डिप्रेशन चला गया सिर्फ नहा भर लेने पर। हम लोगों के लिए भले ये ऐसा ना समझ आए, लेकिन एक डिप्रेशन का मरीज समझ सकता है कि एक नहाना कितना ज़्यादा मूड पे चेंज करता है। तो अगर आप भी इस तरह की उससे गुजर रहे हैं तो कोशिश करके भले ही मन ना करें, भले ही कितना ही लो मूड हो, लेकिन क्योंकि अब चीज़ों को बदलना तो है ना, तो जो करना चाहिए उन चीज़ों को स्किप नहीं करना चाहिए। बाकी और मैं आगे आपको बताता हूँ डिटेल में। तो मेरे ये सिम्टम थे। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको, हाँ, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। जो डिप्रेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आदमी के मन से हार जाता है। तो नेगेटिविटी तो इसका मेन वो कारण ही बहुत परसिस्टेंट लंबे टाइम तक, यानी 2 वीक से ज़्यादा तक भी नेगेटिविटी बनी रहे, लो मूड बना रहे। जो काम पहले करना बहुत अच्छा लगता था, अच्छे से कर पाते थे, वो काम भी नहीं कर पाए। ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं ढेर सारे इसके, तब इसको डिप्रेशन कहा जाता है। क्लिनिकल टर्म है ये। आमतौर पे लोग कह देते हैं कभी अपने स्ट्रेस को, टेंशन को, और वो डिप्रेशन नहीं होता है। तो इसमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्यक्ति मन से हार जाता है। और आप देखिए ना, जब मन मतलब मन क्या अगर अच्छा हो, मन ताकतवर हो, मन की उससे तो लोग, मतलब जो इवन जो प्रॉब्लम में होते हैं लोग, किसी को मान लो फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी का कोई हाथ पैर ही नहीं है, अपंग है, ये सब लोग भी मन की ताकत से क्या क्या हम लोग सुनते हैं, देखते पढ़ते ही हैं। किसी ने ऊँची पहाड़ी पे चढ़ गए, एवरेस्ट फतेह कर लिया, तरह तरह के स्पोर्ट्स में परचम लहराया, ये सारी चीज़ें कर पाते हैं वो मन की ताकत से। और यहाँ एक अच्छा खासा आदमी जिसके पास सब कुछ है, वही मन से ही अगर हारा हुआ हो तो उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है, बिस्तर पे पड़ जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसकी मन से हारे हुए की होती है। जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सोसाइटी का योगदान होता है इसमें। इसमें मिथ्स इतने ज़्यादा हैं, अवेयरनेस है नहीं लोगों में, वो बस अपने आप से कंपेयर करते हैं। जैसे नॉर्मल लोगों के अंदर भी कभी कभार टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, वो इजीली उससे निकल भी जाते हैं, तो उससे कंपेयर करते हैं यार हमारे अंदर भी होता है, हम तो निकल जाते हैं, हम तो दवाई नहीं खाते, हम तो डॉक्टर को नहीं दिखाते, हम तो सुसाइडल अटैम्प्ट नहीं करते हैं। तो वो अपने आप से तुलना करते हैं, बीमारी को समझ नहीं पाते कि क्लिनिकल टर्म है, और वो उसके कारण फिर वो उसके साथ जिस तरीके का बिहेव करते हैं। डिप्रेशन के मरीज को जिस टाइप का सपोर्ट चाहिए होता है उसके अलग, वो भी उसकी बीमारी का कारण बने रहता है, उसका इलाज ना हो पाने का, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाने का एक कारण ये बना रहता है। तो 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं। तीसरी एक और चीज़ देखने में आती है कि कई सारी चीज़ें जो है एस्केप के रूप में डिप्रेशन का मरीज यूज़ करता है। एस्केप के रूप में इसलिए ये फीलिंग लगातार नेगेटिव होती है, लो मूड होता है, तो मान लीजिए एक मोबाइल हो गया, इसका एडिक्शन हो सकता है, फ़ोन का एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, ड्रग्स का एडिक्शन हो सकता है। ये चीज़ें एक्चुअल में टेम्परेरी लेवल पे फील गुड करवाती हैं, और लगातार आदमी भी अपने मन के लेवल पे बहुत परेशान होता है, तो उन चीज़ों में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है क्या लेज़ीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन भी जो है एक एस्केप के रूप में यूज़ करता है आदमी इन प्रॉब्लम्स में। फिर मैं आपको बता रहा था इसके रीज़न क्या क्या होते हैं। रीज़न में एक तो सेल्फ के रिगार्डिंग होते हैं, दूसरा सोसाइटी के रिगार्डिंग होते हैं। तो सेल्फ में जो है एक तो
ये हार्मोनल लेवल पे होता है, उसके कारण कई सारे हो सकते हैं। अब हार्मोनल लेवल पे जो है वो व्यक्ति के हाथ में नहीं है, किसी भी वजह से किसी भी परिस्थिति से ये बनी हुई समस्या। अब हम सभी जानते हैं कि सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन वगैरह इनका लेवल जो है गड़बड़ा जाता है, लो हो जाता है इसके अंदर, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। मतलब हाँ, सेल्फ की जब मैंने बात की तो जैसे कुछ लोगों का नेगेटिव थिंकिंग होती है, किसी के अंदर एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, नेगेटिव एटीट्यूड, हर चीज़ में कमियाँ देखने वाला नज़रिया होता है। जो चीज़ें हमारे पास है उनको ना देख के जो चीज़ें नहीं मिली है वो उन पर ध्यान देने की आदत होती है, कंपेयर करने की आदत होती है अपनी लाइफ को दूसरों से। लाइफ तो सबकी अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें मिली है सबको, और किसी के पास कोई नेगेटिव पॉइंट है भी तो दूसरी कई चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन हम कंपेयर ही करते रहते हैं लगातार। इसके अलावा लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम जिसका कारण बन सकती है, पुअर सेल्फ इमेज की जो प्रॉब्लम है ये भी डिप्रेशन का कारण बन सकती है अगर उससे टाइम से ठीक ना किया जाए। लेकिन इन सब चीज़ों में मेडिसिन से बहुत ही, मैंने आपको बताया कि मैजिकल इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन अकेला मेडिसिन जो है हमारी सोच या नज़रिया तो नहीं बदल सकता। तो सोच और नज़रिए को बदलने का काम काउंसलिंग करती है इसमें, और हमारा जो थॉट के अंदर जो डिस्टॉर्शन हो जाता है उसको बदलने का काम करती है काउंसलिंग। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इसको पूरी तरीके से ठीक करता है। अगर सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए काउंसलिंग ज़रूर लेना चाहिए। वो आप जिस भी साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अगर करते हों तो बहुत ही अच्छा है, और सब लोग नहीं करते हैं, इसलिए तो किसी अदर अच्छे साइकोलॉजिस्ट का पता करके उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। जैसे अब जब मेरे कॉलेज में था तब तो मैं काउंसलिंग नहीं ले पाया, तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी। इवन जो मैं ट्रीटमेंट लेता था उसमें 1000-1500 पर मंथ लगता था, तो वही मेरा बजट घर का बिगड़ने का मुझे कारण लगता था। फिर बाद में उस कारण मेडिसिन बीच बीच में बंद कर देता था, कभी आयुर्वेद पे शिफ्ट हो जाता, कभी होम्योपैथी पे। जैसे ही ठीक होने लगता मुझे लगता है इनमें कम खर्चा होगा, घर का बजट नहीं बिगड़ेगा, और फिर वापस मेरी वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो एक बार अगर आपने डॉक्टर पता कर लिया अच्छे डॉक्टर कौन है तो उन पर पूरे ट्रीटमेंट पे स्टिक रह के ट्रीटमेंट लेना है। तरह तरह के दिमाग में चीज़ें नहीं लाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। उनको जब लगेगा वो एक्सपर्ट है इस चीज़ के, उनको पता है कि क्या इसका कोर्स होता है ट्रीटमेंट का, कब बंद करना है, कितने टाइम तक चीज़ें ठीक रहने के कितने साल बाद बंद करना है। वो पूरा एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में, ट्रेंड होते हैं, तो उनको डिसाइड करने दीजिए, अपना दिमाग में लगाएं उसमें। साथ में काउंसलिंग मस्ट लेना है। अब जैसे मैंने आपको बताया मैं कॉलेज टाइम में तो ले नहीं पाया था, लेकिन जब मेरा बॉन्ड शुरू हुआ तब मेरी सैलरी आना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने काउंसलिंग ली और वो मैंने 4 मंथ ली। वो उस दौरान मेरी मेडिसिन भी बंद हो गई, मेरा जो डिस्टॉर्शन चल रहा था थॉट और थिंकिंग एटीट्यूड में वो उन्होंने पूरी तरीके से ठीक करवा दिया। तो इतना बड़ा रोल होता है काउंसलिंग का। और इसका ये जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मेडिसिन भी बंद हो गई थी उससे, तो इसको आप टारगेट ना बनाएं काउंसलिंग का। तो ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन आपकी बंद होगी। जैसे आजकल हम देखते हैं घर घर के अंदर थायराइड, बीपी, डायबिटीज़ इश्यूज़ कॉमन हो गए, तो लोगों की भी मेडिसिन चलती है। ऐसे ये भी जब तक डॉक्टर को लगेगा वो चलाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे आप दोबारा होने के चांसेस नहीं लगेंगे तो ये बंद भी हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ इसी को दिमाग में ना रखें कि मेरी मेडिसिन बंद हो जाए। मतलब आपको लंबे टाइम भी लेना पड़ रही है, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लेना पड़ेगा अगर किसी किसी केस में, उनसे तो उतना नहीं पड़ेगा। तो उससे आप अदर बीमारियों भी, आजकल थायराइड की हमारे घरों में बहनों को, मदर्स को, और किसी न किसी हमारे घर में कोई फीमेल्स ज़्यादातर रहती है जिन्हें डेली मेडिसिन लेना पड़ता है थायराइड की। जैसे हमारे एल्डर्स जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की, उनको मेडिसिन लेना होता है। तो ये भी आपको, आपकी लाइफ नॉर्मल हो रही है एक मेडिसिन लेने से रेगुलर, उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए दिमाग से निकाल दी कि मेडिसिन लेना पड़ रहा है या फिर उसको बंद कर दें जल्दी अपने घर पे। तो आपकी ये लंबी जर्नी हो जाएगी बहुत ज़्यादा मेरी तरह, मैंने मल्टीपल टाइम किया है ये। तो इसलिए मेडिसिन स्ट्रिक्टली रेगुलर जब डॉक्टर जब तक चलाएं तब तक लेना है। हम डॉक्टर के पास पूरा पता करके गए कौन अच्छा डॉक्टर है, उसके बाद हमने उन्हें सिलेक्ट किया है, उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो पूरी तरीके से भरोसा रखिए उन पर। फिर काउंसलिंग मस्ट लें, जब तक भी उनको लगेगा वो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो काउंसलिंग के सेशन बन जाएंगे। जैसे मेरी लगभग 4 महीने चली थी, मल्टीपल सेशन होते थे हर वीक। तो ये 2 चीज़ें आपको खास तौर से करना है। मैं आपको बता रहा था कि किन 2 लेवल्स पे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बताया एक तो सेल्फ के लेवल पे होती है, और दूसरी जो थी वो सोसाइटी के लेवल पे बहुत बड़ा योगदान होता है। सोसाइटी में कौन कौन है, जैसे हमारी फैमिली हो गई, घर में हम रहते हैं, हमारे घर के तरफ या फिर अदर रिलेटिव्स हो गए, पूरा फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं कहीं तो बैचमेट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं। तो उनके लेवल पे क्या
इनका योगदान होता है। जैसे मैं फैमिली की बात करूँ तो फैमिली का सपोर्ट एकदम मस्ट है। तो अगर आप इस बीमारी से बाहर निकलना चाहें, आपके फैमिली में कोई आपका सदस्य है, चाहते हैं वो ठीक हो जाए, तो आपका सपोर्ट मस्ट है उसके लिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आपके अंदर मिस है डिप्रेशन को लेकर, तो आप उससे नॉर्मल बिहेवियर करेंगे। जो सपोर्ट उसे अपने डाउन टाइम के अंदर जो चाहिए आप वो दे ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो उसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं। और जानकारी बढ़ाने में कोई बहुत मेहनत नहीं करनी। यूट्यूब पर वीडियोज़ ईजीली आपको मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि डिप्रेशन में क्या होता है, क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं, कैसे ठीक होता है, और किस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को। तो आप बहुत कुछ वीडियो देख के आधे एक घंटे में इसको पूरी तरीके से जान सकते हैं। क्योंकि आपका योगदान बहुत बड़ा है। अगर आप नहीं समझेंगे तो डिप्रेशन का मरीज की जर्नी जाने कितने साल लग जाएंगे उसको ठीक होने में, या नहीं हो पाएगा। इवन सुसाइड के भी चांसेस रहेंगे अगर ज़्यादा ही सीवियर है। तो इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज मस्ट है, आपको बढ़ाना ही चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज़ आप एक खास तौर से समझ लीजिए कि आपके स्ट्रेस या फिर जो टेंशन होता है उसका सिनोनिम नहीं है डिप्रेशन। हम अक्सर बोल देते हैं कि मुझे आज 2 दिन से डिप्रेशन हो रहा है, आमतौर पे लोग बोल देते हैं, तो वो आपका टेंशन स्ट्रेस है। डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म होती है, उसके खास कुछ ये सिम्टम इतने दिन तक जब होते हैं तब उसे डिप्रेशन नाम दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए किसी का बीपी एक दिन बढ़ा हुआ आगे, तो मुझसे थोड़ी बोल देंगे नॉन केस ऑफ हाइपर टेंशन है। उसके क्राइटेरिया हैं, कितनी बार रीडिंग्स लेंगे, रीडिंग्स में इतने से ज़्यादा वैल्यू आएगी, ये रिस्क फैक्टर है तो इतनी बार से ज़्यादा में ये एज है या ऐसा है, तो इसमें एक बार की रीडिंग में भी इतने बड़े हुए को बोल देंगे, तब नाम दिया जाता है। जैसे ही हाइपोथायरॉयड है या फिर और भी अदर जो चीज़ें हैं, डायबिटीज़ है, सबके क्राइटेरिया हैं, क्लिनिकल टर्म है ये। इनको वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे तब वो नाम दिया जाता है। तो डिप्रेशन है तो उसका क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगा क्लिनिकली, उसको फिर तब डिप्रेशन नाम दिया जाएगा। तो इसे अपने स्ट्रेस टेंशन से कंपेयर ना करें। वैसा ना समझिए कि जैसे आप भी तो उससे ओवरकम कर लेते हैं बिना दवाई के। फिर ये वो एक बीमारी है, उसमें उसे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, दवाइयों वाला ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। माइल्ड हुआ तो काउंसलिंग से भी सही हो सकता है, पर मॉडरेट टू सीवियर है तो उसमें मेडिसिन लगती है। इसलिए ये सलाह मत दिया करें आप दूसरे के, जैसे मैंने सालों ये सुनी है, मेडिसिन मत खाओ, कुछ नहीं होता, तुम दिमाग से कमज़ोर हो, हम तो नहीं लेते मेडिसिन, हम तो नहीं गोलियाँ खा रहे हैं, हम तो नहीं डॉक्टर को जा के दिखा रहे हैं, हमारी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम चल रही है। हम सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं। कोई बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है अपनी प्रॉब्लम को इख्तियार बना के आगे बढ़ जाता है जीवन में। कुछ मेरे जैसे लोग भी हो जाते हैं जो मेंटली थोड़ा उतना हैंडल नहीं कर पाते अपनी परिस्थितियों को, तो वो उनसे दब के और फिर डिप्रेशन में फंस जाते हैं। तो उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका सपोर्ट रहेगा तो आपका जो अपना ये जो व्यक्ति है ईजीली इसको ओवरकम करके इससे बाहर निकल जाएगा, और आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसको बाहर निकालने में। तो अपना नॉलेज बढ़ाइए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, ताकि आप उसकी रुकावट बनने की बजाय, बाधा बनने की बजाय आप उसकी एक सपोर्ट सिस्टम बने। इसमें मैं अपनी फैमिली का रोल बताता हूँ आपको। फैमिली की बात हुई है तो नहीं कि मैंने मेरे साथ कुछ गलत किया है, या बल्कि मतलब बात तो है कि मेरे जैसे फादर नहीं थे, मैं 7 साल का था तब फादर एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे दादाजी ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया। आज उन्हीं के कारण मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। वो नहीं होते तो मैं कुछ दुकान वगैरह चला रहा होता है, पता नहीं क्या लाइफ होती। तो ऐसे ही मेरे ताऊजी थे, मेरे चाचा थे, उन सब के योगदान से उन्होंने वो सब चीज़ें की। उनकी उम्र तो ज़्यादा थी, वो तो हर चीज़ नहीं कर सकते थे। उसमें ताऊजी और चाचा के सहयोग से, सारी फैमिली के उससे मैं आज डॉक्टर बन रहा हूँ। लेकिन सोसाइटी के जो मिथ में आपको बताया था, आम पब्लिक के भी जो मिथ होते हैं, मेरी फैमिली के अंदर जो वो मिथ थे, उनकी नॉन अंडरस्टैंडिंग के कारण मेरी ये प्रॉब्लम बहुत ही लंबे टाइम चली। तो आपको होता ये था, उसके कारण वो नॉर्मली बिहेव करते थे, या फिर जो घर में कहानी चलती रहती है, लड़ाई झगड़े वाली रेप की कहानी होती है, लेकिन घर की कहानी डिप्रेशन के मरीज के लिए बहुत घातक है। आप ये समझ लीजिए वो उसमें फंसा रहेगा। अगर सुसाइडल थॉट चल रही है उसके अंदर, तो समझ लीजिए आपकी ये चीज़ें सुसाइड की तरफ धकेल रही होती है। मेरे जैसे गाँव में रहते थे दादाजी, तो वो डिपेंडेंट होते थे ताऊ जी के ऊपर। ताऊ जी भोपाल में रहते थे, बहुत अच्छी क्या करते थे। ताऊ जी डिपेंडेंट रहते थे अपने बच्चों पर। कि मेरे जो कज़न ब्रदर्स थे वो दोनों डॉक्टर थे, कि मेरी सिस्टर जो थे, रियल सिस्टर, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। लेकिन तो तीनों के अंदर भी वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी डॉक्टर होती हुई। इसमें कोई गलत नहीं है, ये टाइम के साथ बढ़ती है लोगों की अलग अलग जैसे एक्सपीरियंस देखते हैं अपने घर में या खुद के साथ जितना होता है। तो अब उनकी नॉन अंडरस्टैंडिंग के कारण क्या होता था, वही फिर अपने पेरेंट्स को बताते थे, वो फिर अदर पर्सन को। तो सबके मन में ये था कि ये कुछ भी नहीं है ऐसा।
या तो मैं मक्कारी कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, या फिर गुस्से में, मतलब कभी कज़न ब्रदर को लगता है कज़न ब्रदर को कहीं मैं जानबूझ के फेल हो रहा हूँ, जानबूझ के चीज़ें कर रहा हूँ गुस्से में, और घर वाले मुझसे नाराज़ रहते हैं, मतलब ये अंदाज़ा लगाते थे वो। जैसे ही मान लीजिए मुझे एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मैं आगे आपको बताऊँगा। तो एक्सरसाइज से इंस्टेंटली फ़ायदा होता है इसके अंदर। तो उनको लगता था कि मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी अच्छी बन जाए, मैं लड़कियाँ बचा सकूँ, मतलब ये मेरा वो अंदाज़ा लगाते थे कि मैं प्राणायाम क्यों नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ। एक्सरसाइज से तुरंत फील गुड होता है, इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ और दूसरों को भी सलाह देता हूँ। तो इस तरीके से मिससे उनके अंदर अलग अलग तरीके से, तो वो घर के अपने बड़ों को बताते थे, वो फिर मेरे घर तक आते, सब मिलके उसी हिसाब से मुझसे बिहेव करते थे। उसके कारण उनका जो जनरल बिहेवियर रहता था नॉन अंडरस्टैंडिंग के कारण, उसके कारण भी मेरी डिप्रेशन की जर्नी काफ़ी ज़्यादा लगने लगा। फिर आखिरी टाइम में जब फाइनल ईयर में था, उस टाइम लगभग आखिरी के जो 3-4 साल है वो तो टोटली फैमिली के कारण, घर में जिस तरह की मतलब बहुत ही टॉक्सिक माहौल चल रहा था। तो मैं एक मुझसे छोटी सी गलती हुई थी कि मैंने अपने एक फैमिली मेम्बर से उन्हीं के किसी खास पर्सन की कुछ बुराई कर दी थी। ऐसा नहीं कि कोई गाली बकी हो या फिर बहुत ही बुरा बोला, बुराई कर दी कि अब किसी को भी अपने परिजन की बुराई नहीं पसंद आएगी। लेकिन उस टाइम मेरी ये कंडीशन थी, सीवियर डिप्रेशन के हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मूड स्टेबलाइजर चल रहे थे, वेलप्रोड चल रहा था। कहीं बाहर जैसे कुछ सामान लेने भी जाता तो मेरी दुकान वालों से लड़ाई हो जाती, तो मूड इतना ज़्यादा गड़बड़ था, इरिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी। घर में अगर मेरी मम्मी और सिस्टर आपस में बात कर रहे होते, तो अगर वो हंस रहे हो, मैं दूसरे कमरे में, तो मुझे लगता है मेरे बारे में हंस रहे हैं, मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाएं, जबकि दूर दूर तक ये ऐसा कुछ तो था ही नहीं। लेकिन मेरी ये उस दौरान मैं किसी की बुराई करूँ कर सकता हूँ, मतलब मैं कुछ भी वो मायने नहीं रखता ना, क्योंकि मैं विवेकहीन हूँ उस टाइम पर। लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद भी वो उन्होंने नहीं समझा उस चीज़ को, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए गुस्से में जो जो भी चीज़ें की 3-4 साल, मुझे हर्ट करने के लिए, मेरी मम्मी को, सिस्टर को हर्ट करने के लिए हर संभव चीज़ की उन्होंने। तो और भी फैमिली मेम्बर्स का उस हिसाब से बिहेवियर रहा, उस हिसाब से चीज़ें रही। ऐसे तो वो बहुत ध्यान रखते थे, मतलब मेरी पूरी फैमिली ने ही बहुत मेरा ध्यान रखा है। मैंने आपको बताया उन्हीं के कारण आज मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन ये जो डिप्रेशन को लेके जो मैं नॉन अवेयरनेस के कारण उनका जो बिहेवियर रहा अनसपोर्टिव वाला, तो उन सब चीज़ों के कारण वो बहुत बढ़ गए। आखिरी के 4-5 साल तो पूरा उन्हीं वो कॉन्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो चीज़ें हुई, ख़त्म हुई, फाइनल ईयर पास हो गया, मैं इंटर्नशिप ख़त्म हो गई, फिर बॉन्ड में आया। इंटर्नशिप में भी जब खुद का अमाउंट मिलने लगता है तो हमारी लाइफ काफ़ी बदल गई थी। फिर जब बॉन्ड शुरू हुआ, 55,000 उसमें सैलरी मिलेगी, तब तो टोटली सब कुछ ही बदल गया। खैर, मैं आपको बता रहा था कि फैमिली का रोल इसमें कितना ज़्यादा बड़ा होता है, कितना मस्त है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप उसके योगदान में आपकी भागीदारी रहेगी, उसके डिप्रेशन में, उसको बाहर ना निकलने देने में। वहीं आपका योगदान रहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग रही, तो आप उसका ट्रीटमेंट बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। दूसरा, मैं सोसाइटी के अंदर आपको बता रहा था, दूसरे पर्सन जो आते हैं सोसाइटी में, वो हैं आपके फ्रेंड्स या कलीग्स। मान लीजिए आप नहीं थे जैसे मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे इसमें क्या होता था कि बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ज़्यादातर लोग तो वही नज़रिया होता है उनका, इसमें फेल होता रहता था कॉलेज में। तो दुनिया तो रिजल्ट ही देखती है, तो मुझे एक उसी तरीके से देखा जाता था, फेलियर की तरह, या फिर जो डिप्रेशन वाली कंडीशन है जो कमज़ोर की तरह। ज़्यादातर लोग मुझे इसी रूप में देखते थे। कुछ लोग थे वो मुझे समझाते थे कि ट्रीटमेंट स्ट्रिक्टली लेना, मन से दवाइयाँ बंद मत करना, जिनकी थोड़ी अवेयरनेस थी डिप्रेशन के रिगार्डिंग। जो लोग पर्सनली जानते थे वो मुझे एक अलग रूप में जानते थे एकदम, कि मैं किस टाइप का हूँ, या फिर मेरी समझ क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बाकी लोग जो है एकदम अलग रूप में लेते थे रिजल्ट दिखते हुए, जिन्होंने मुझसे कभी बात नहीं। तो कॉलेज अपने जो कलीग्स हैं उनका भी बड़ा योगदान होता है कि जो जिसके अंदर अवेयरनेस है इसके रिगार्डिंग, वो आपसे उसी तरीके से बिहेवियर करेगा, वही आपको गाइडेंस देगा। और जिनके अंदर नहीं है तो वो मुझे गाइडेंस देते थे दवाई बंद करने का। कहते थे कि यार ये तेरी क्या क्या दवाइयाँ चला रखी है, मूड स्टेबलाइजर तो अच्छा खासा दिख रहा है, कोई कहता है चॉकलेटी बॉय लग रहा है, तू तो हीरो स्मार्ट है, तो थोड़ी डिप्रेशन में है, ये डॉक्टर पागल है। जबकि बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाता रहा, वो हमारे एक प्रोफेसर थे और बहुत बढ़िया डॉक्टर थे वो। लेकिन अब जिसके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है डिप्रेशन को लेकर, जो उसे बीमारी नहीं समझता, तो डॉक्टर कोई नेगेटिव बोलेगा तो वो कहते अरे नहीं, वो काय के डॉक्टर तेरे जैसे आदमी की उन्होंने मूड स्टेबलाइजर चला दी, गलत जगह जा रहा है, तू फंसा हुआ है। तो मैं उनको बताता कि नहीं, मेरे ये सिम्टम है,
मैं अभी 15-20 दिन से मैं घर में था, जब तुमने मुझे नहीं देखा, आज मैं अच्छा फ़ील कर रहा था तो आज मैं यहाँ आया हूँ, तुम उस हिसाब से इवैल्यूएट कर रहे हो मुझे। और उन्होंने मुझे जब मैं इतने दिन से नेगेटिव उसमें गया था उस हिसाब से इवैल्यूएट किया, फैमिली मेम्बर ने जो बताया, मैंने जो बताया उस हिसाब से। तो और दूसरा जो कुछ फ्रेंड थे वो उससे उभरने के लिए सलाह देते थे गर्लफ्रेंड बनाने की, ड्रिंक करने की। मतलब सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, उनको जो लगता था कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ये चीज़ें करते हैं, ड्रिंक करते हैं। उनको लगता था शायद लड़की आने से ज़िंदगी में लाइफ में लड़की आने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसकी सलाह देते थे। तो इसलिए सलाह अपने दोस्तों से ये वाली इसकी एक्सपर्ट सलाह तो कभी लेनी ही नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते इस बारे में। हाँ, उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वही आपको जीवन में आपके अंदर फ़न बनाए रखते हैं दोस्त। तो मैं दोस्तों को छोड़ने का नहीं कह रहा हूँ, उनसे सलाह इस बारे में नहीं लेना है जो वो नहीं जानते। तो उनके अंदर अवेयरनेस होगी तो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप फ्रेंड हैं किसी ऐसे पर्सन के तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए इसके रिगार्डिंग, कि आपका बहुत बड़ा योगदान होगा उसको, आपके फ्रेंड को बीमारी से निकालने में, आपके कलीग को, आपके बैचमेट को उससे निकालने में। तीसरा जो मैं फिर सोसाइटी के अंदर बात करता हूँ, मैं कॉलेज में ही है तो हमारे टीचर्स का भी बड़ा योगदान आता है इसमें। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं फाइनल ईयर में था, मेडिसिन का मेरा प्रैक्टिकल चल रहा था, जब मेरा नंबर आया। असल में हाँ, मैं एक घटना आपको बताना भूल गया, तब ये आगे की बात समझ आएगी। मैंने असल में डिप्रेशन के दौरान, जब सीवियर डिप्रेशन में था, तो मेरे 3 सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी रहे थे। वो कब कब रहे थे, जब मैं थर्ड ईयर में आया था। तो मेरा पहली बार थर्ड ईयर में बैक लगा था PSM के अंदर। तो जैसे ही मैं फेल हुआ PSM के अंदर, और मेडिसिन मेरी चली रही थी ऑलरेडी, तो जो एसिटोलोकॉम चल रही थी, तो मैंने 4 मेडिसिन खा ली थी। तो मुझे पता नहीं था कि 4 से कुछ नहीं होगा। तो वो खा ली और फिर मैं लाइब्रेरी में गया था, हेड डाउन करके गोली खा के, और फिर लेट गया, मतलब हेड डाउन करके बैठ गया। और फिर नींद भी लग गई मेरी, लगभग आधे घंटे बाद नींद खुली। तो मुझे याद आया कि अरे मैंने क्या कर लिया। उस टाइम तो नेगेटिव मूड में तब वे काम नहीं करता इतना, जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है तब इतना समझ नहीं आता। लेकिन फिर आधे घंटे बाद जब मेरी नींद खुली, उठा, तो समझ आया ये मैंने क्या कर लिया। तो मैं दौड़ के गया डॉक्टर के पास, अपने वहीं OPD में जाके सर को बताया कि सर ऐसा हुआ है, मैंने ये गोली खा ली। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं फिर थोड़ी बेहोशी आ गई थी। फिर मैं कैसे वार्ड में पहुँचा, वो पूरी कहानी मेरे दिमाग से गायब है। फिर ऐसे ही लगभग 3-4 अटैम्प्ट बाद मैंने असल में PSM 9 बार दिया था। तो पहली बार के बाद फिर जब तीसरी चौथी बार फेल हुआ, शायद तीसरी बार, तब फिर एक बार से फिर से अटैम्प्ट किया। तब और ज़्यादा मेडिसिन खाई, मुझे लगा 4 से कुछ, वो शायद 10 से हो जाएगा। फिर और मैं हाँ, और फिर थर्ड बार उसी के 2-3 बार बाद फिर कभी फेल हुआ हूँगा तब खाई। थर्ड बार में तो मैंने 90 मेडिसिन खा ली क्लोनाज़ेपाम की। तो ये रहा। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब सुसाइड करने की कोशिश की, जब इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले ली, तब तो इतना विवेक, इतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा वो बढ़ चुका होता है। लेकिन जब मेरी नींद जब खुलती थी वार्ड के अंदर ही, जब होश आता था, तब मैं इतना नॉर्मल हो जाता था, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब वो जो प्रेशर क्रिएट था दिमाग में, वो सब चला जाता, नॉर्मली सबसे मिलता एकदम। जैसे जो साइकियाट्रिस्ट थे सर, वो भी मिलने आते, उनसे भी बहुत अच्छे से बात करता, हैप्पीली, मतलब मैं एकदम नॉर्मल रहता। तो अगर आपके अंदर भी कभी ऐसा चले, इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम इतनी हावी हो जाए, तो आप इसे अपने अंदर नहीं रखें। मैं कभी किसी से शेयर नहीं कर पाता था ये चीज़ें, क्योंकि फैमिली के अंदर भी अवेयरनेस नहीं थी, मम्मी से भी नहीं करता था, क्योंकि मम्मी की जो लाइफ थी, मतलब उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली थी हम लोगों के लिए। मैंने आपको बताया फादर जो है वो मैं 7 ईयर का था तब एक्सपायर हो गए, तो मेंटली बहुत सारी उन्होंने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी झेली हुई थी, तो मैं उनसे भी शेयर नहीं करता था। तो अदर फैमिली मेम्बर्स में भी इस टाइप का सपोर्ट कभी नहीं रहा। मुझे फील हुआ कि मैं उनसे शेयर कर पाऊँ, अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि अवेयरनेस होती तो ज़रूर करता, ना किसी फ्रेंड से किया, मतलब ये मेरी गलती थी। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा ये बात, अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपको लग भी रहा है, मान लीजिए ये लोग नहीं समझ पाएंगे, वो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो कोई तो आप अगर नज़र डालेंगे अपनी लाइफ में, तो कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा आपको मिलेगा कि हाँ, जो अंडरस्टैंड कर सकता है, तो आप इस चीज़ से बच पाएंगे। जो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, मैं मान लीजिए हो सकता है पहले अटैम्प्ट में भी मेरी लाइफ जा सकती थी, सेकंड में जा सकती थी, थर्ड में जा सकती थी। उस टाइम तो हम हमारे कंट्रोल में होते नहीं है, लेकिन इतना हम कर लें बस कि ऐसा कुछ जब हावी हो जाएगी चीज़ें, उसके थोड़ा पहले ही मैं शेयर करूँगा कि मेरे अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं।
तो आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगी। सबसे बढ़िया तो अपने साइकियाट्रिस्ट से करो, काउंसलर से करो, तो वो आपको उस लेवल से पहले ही मेडिसिन से आपको कम काउंसलिंग के ज़रिए आपका नज़रिया बदल जाएगा जीवन की उन प्रॉब्लम्स के लिए, तो भी आप उससे बच पाएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था अलग अलग लोगों का योगदान। हाँ, इसमें टीचर्स का योगदान मैं अब आपको बताता हूँ। तो एक टीचर थे, मैं फाइनल ईयर में था जब पीडियाट्रिक्स पढ़ाते थे वो, सर का नाम था डॉक्टर राजेश टिक्कर सर, मीडिया के अंदर। वो बहुत ही कमाल के टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर भी हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान भी हैं। तो असल में मैं जिस जगह पे रहता था, जिस कॉलोनी में, वहीं पे थोड़ा 1-2 किलोमीटर ही दूर उनका क्लिनिक हुआ करता था। तो सर के अच्छे पढ़ाने के कारण उनका जो बिहेवियर रहता था स्टूडेंट से, बहुत अच्छे बिहेवियर होने के कारण मैं हिम्मत कर पाया सर के पास जाने की। तो मैं सर की क्लिनिक चला जाता था, लगभग 2 या 3 बार शायद मैं गया हूँ। और सर ने मुझसे सिर्फ एक बात वो कहते थे कि मुझे कोई भी नहीं समझता था, मतलब जितने भी लोग हैं, मैंने आपको बताया इतनी नॉन अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी के अंदर। ये सर मुझसे सिर्फ इतना सा कहते थे कि बेटा मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, लेकिन ये ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। बस उनका इतना कहते नहीं, मुझे इतना रिलैक्स में डाल देता, मैं आपको बता नहीं सकता कि हाँ ये समझ रहे हैं मैं जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। बस इतनी सी बात होती, 5 मिनट करीब। कभी वो बुरा नहीं मानते थे, कभी उन्होंने ऐसा जताया नहीं। मतलब वो पेशेंट देखते थे, मैं वहीं चैम्बर में बुला लेते थे, जब तक देखते हैं मैं बैठ के देखता रहता, फिर पेशेंट चले जाते, वो मुझसे बात करते। उनका 5 मिनट 10 मिनट बात करना ही मुझे इतना वो, मतलब टीचर्स का ये रोल होता है। और फिर हाँ, मैं आपको वो बात तो रही गई, फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल चल रहा था, वहाँ मेरे साइड की खबरें आती रहती थी, सबको पता चल जाता था, अखबार में भी आ गया था कभी 2 बार शायद। तो अब उन सर ने मेरा नाम सुना हुआ होगा, तो फिर वो मुझे वहीं कहने लगी डिप्रेशन जैसा कुछ होता नहीं है, मतलब और भी उन्होंने कुछ बोला, मतलब। तो ऐसे और उसके कारण मैं फिर बहुत नेगेटिव हुआ कि यार कुछ समझने को ही रेडी नहीं है ये चीज़ें, मतलब मैं तो फील कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें लाइफ में, सारे सिम्टम बुक्स में लिखे हुए हैं, और ये इतना कुछ जानने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो नहीं समझना इतना नेगेटिविटी का कारण बनता है। वहीं एक टीचर जो इतनी समझदारी दिखाते हैं, इतनी ह्यूमैनिटी दिखा देते हैं थोड़ी, तो वो आपके एक सपोर्ट के रूप में एक कारण बनते हैं कुछ प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। तो टीचर्स का भी योगदान होता है इसमें। और कलीग्स का योगदान क्या रहता है सोसाइटी के अंदर, जैसे अब मैं जॉब में था तब का आपको बताता हूँ, जॉब में यानी बॉन्ड में। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैंने जिला अस्पताल ज्वाइन किया था एक सिटी का। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो हुआ क्या, पहले मंथ तो मेरी लाइफ बहुत ही कमाल की रही, क्योंकि हम लोगों की पूरी लाइफ ही बदल गई थी। अब 55,000 सैलरी मिलने वाली थी, और जीवन आगे बढ़ गया था जो इतने साल से रुका हुआ था मेरा 10-11 साल से। तो पूरी तरीके से लाइफ बदल गई थी। सबसे ज़्यादा तो मेरे साथ साथ मेरी मम्मी और सिस्टर की मुझे खुश देख के और मुझे जीवन में आगे बढ़ के, क्योंकि उनके लिए तो वही सब कुछ था। मैं जब इतने साल से प्रॉब्लम में था तो उन लोग की लाइफ भी मेरे कारण की डिपेंडेंसी भी थी, मैं घर का मेन मैं हूँ कमाने वाला करने वाला, मैं ही इतने टाइम उसमें रुका हुआ था, तो प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। और जब मैं उससे निकल गया तो हमारी पूरी लाइफ ही बदल गई थी। तो पहला महीना तो मेरा बहुत ही कमाल का रहा, लेकिन क्या हुआ, वहाँ मुझे एक सीनियर मिले जो कि मुझे जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था कि मैंने उनको कभी देखा भी है, मुझे याद मतलब मैंने उनको नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने मुझे देखा था। वही जब जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था साइड वाला, तब वो पीजी, तब वो जेआर थे वहाँ पे, नॉन जो जेआर एमबीबीएस जो जेआर रहते हैं, नॉन अकेडमिक जेआर। तो वो उन्होंने 2-3 साल वहाँ काम किया था, तो वो उस टाइम वहीं थे। तो उन्होंने मुझे देखा हुआ था, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा था, नाम सुना था। अब वो उनसे एक गलती क्या हुई, ऐसा नहीं कि वो बुरे थे, या सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, सबकी मैच्योरिटी लेवल अलग होता है, सबकी समझदारी अलग होती है। तो वो क्या करते थे कि अलग अलग लोगों के सामने से कोई वार्ड बॉय, मतलब मुझे देख के सबसे पहले तुमने कहा कि तू ऐसा ऐसा हो गया था फलाना दिन का, फिर हर कभी वार्ड बॉय के सामने बोल देते तो सुसाइड तो नहीं कर लेगा, तो पंखे से तो नहीं लटक जाएगा, तो वही सब चीज़ें बोलते। और वो दूसरे के सामने जब बोलते थे तो मैं बहुत नेगेटिव हो गया। मुझे लगता है यार मैं तो पुरानी लाइफ से पूरी तरीके से बाहर आ गया था, मेरी नई लाइफ चल रही थी। लेकिन उन्होंने जब ये ऐसी चीज़ें की, वो मल्टीपल टाइम की, कभी वार्ड बॉय के सामने, कभी अदर डॉक्टर के सामने, तो मैं बहुत नेगेटिव हो गया। वो होते होते 1 महीने के अंदर ही तो मैं वापस उन्हीं सब चीज़ों में चला गया, और मतलब सीवियर लेवल की। जब मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाया, सीवियर डिप्रेशन का। चीज़ें पूरी तरीके से वैसे ही मैं लो मोड नेगेटिविटी में जाने लगा। मेरे लिए जॉब पे जाना ही मुश्किल हो गया, मैं इंडिपेंडेंट ड्यूटी नहीं कर पाया 4 महीने तक। जैसे 12 महीने का होता है, तो मैंने 8 मंथ तो मैंने इंडिपेंडेंट ड्यूटी की। जब 4 महीने बाद मैं थोड़ा ठीक होने लगा,
और 4 महीने तक मैं इंडिपेंडेंट ड्यूटी नहीं कर पाया कैजुअल्टी में। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा था, घबराने लगा था बहुत ज़्यादा, सोशल एंग्जाइटी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। नॉलेज ज़्यादा था नहीं क्योंकि कॉलेज में पढ़ नहीं पाया था ठीक से। तो वो सब मतलब अब मैं आपको कलीग्स का रोल बता रहा था। ऐसे ही फिर जो बाकी कलीग्स थे, क्योंकि मेरी डिप्रेशन की जर्नी वापस शुरू हो गई थी, तो बाकी कलीग के अंदर भी अवेयरनेस नहीं, डॉक्टर होने के बावजूद उनके अंदर अवेयरनेस नहीं थी। सोसाइटी के अंदर मिथ होते हैं वही उनके अंदर थे। तो बहुत सपोर्टिव रोल, बुरा कोई भी नहीं था उनमें, सब बहुत ही बढ़िया लोग थे। लेकिन डिप्रेशन के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण वो सब लोग मुझे, मेरे लिए उनके मन में काफ़ी नेगेटिविटी थी। वैसे ही वो मुझे वैसे बिहेव करते थे, मतलब वो समझ ही नहीं पाए कि हमारे बीच भी कोई सा प्रॉब्लम में हो सकता है। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम पहले ऐसी हो सकती है, जीवन की जो भी परिस्थितियाँ रही वो हो सकती है, जो इसकी प्रॉब्लम का सब लोग अच्छे घरों से होते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती किसी की फाइनेंशियल या फिर मेंटल किसी भी परिस्थिति से बनी हो। तो उसके कारण लोगों ने मुझे पूरे टाइम जो भी बिहेवियर किया, जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया, तो वो मेरी प्रॉब्लम के वो लोग भी भागीदार बन गए उस 1 साल में। मतलब मेरे लिए कहा जाता था कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। शुरू के 4 मंथ जब मैं इंडिपेंडेंट ड्यूटी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे सिम्टम इतने सीवियर होने लगे थे, मेरे ड्यूटी पे ही नहीं जा पा रहा था मैं। मान लीजिए मेरी ड्यूटी 2 से 8 है, टाइम मेरी शुरू में तो साथ में ही रहती थी। अब जैसे मैं नहीं भी पहुँचाऊँ तो अदर पर्सन तो रह गई, पर किसी को भी बुरा लगेगा यार, जब 2 लोगों की ड्यूटी उसे अकेले को काम करना पड़ रहा है। तो उनका गुस्सा तो गलत नहीं रहता, कि मेरे सिम्टम ऐसे हावी हो जाते थे जाने के नाम पे ही, फिर मुझे मेडिसिन लेना पड़ता था। फिर जब सो के उठता 2-1 घंटे बाद, फिर थोड़ा ठीक होता, फिर जाता था ड्यूटी। तो ये कंडीशन हो गई थी शुरू। फिर मुझे काउंसलिंग शुरू की मैंने इसके बाद, ये जो सेकंड फेज़ में जब डिप्रेशन शुरू हुआ था, फिर वो काउंसलिंग चली लगभग 3 से 4 महीने। फिर उन्होंने पूरी तरीके से मुझे बाहर निकाल दिया इन सब चीज़ों से, मेरी मेडिसिन भी बंद हो गई। तो ये कलीग्स का रोल होता है। अगर आप में के कोई कलीग ऐसे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलूँगा ये चीज़, आपका कोई कलीग है ऐसा, तो आप अपना नॉलेज अवेयरनेस बढ़ाइए इस बीमारी के लिए। आप इसे डॉक्टर होके या फिर कोई भी जॉब में हो आप, तो अगर आप उसके भागीदार बन रहे हैं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, तो उसके डिप्रेशन को बढ़ाने में, उससे बाहर नहीं निकलने देने में, इस प्रॉब्लम से, वहीं आप अपना नॉलेज बढ़ा लेंगे, अपने अंदर थोड़ा सपोर्टिव बिहेवियर ले आएंगे कि आपको उसके साथ बिहेवियर करना चाहिए, क्या सपोर्ट करना चाहिए, तो आप अपने उस कलीग को, अपने दोस्त को, उससे बहुत जल्दी उससे बाहर निकाल देंगे। ये तो मैंने आपसे बात करी क्या सेल्फ का रोल है और क्या सोसाइटी का रोल है। अब इनका रोल तो बता दिया। दूसरा, अब ये लोग किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेल्फ के लेवल पे जो चीज़ें हेल्प करेगी हमें इससे बाहर निकलने में, वो है सबसे पहले तो हमारा नज़रिया। जैसे मेडिसिन तो अपनी जगह काम करेंगी, हार्मोनल लेवल पे, केमिकल लेवल पे जो बैलेंस करना है वो कर देगी, लेकिन हमें जीवन में जो हमारा नज़रिया है ना वो बदलना पड़ेगा। अब खुद से बदल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी की हेल्प लेना है तो हेल्प लेके बदलिए। मान लीजिए अगर इससे मतलब है जैसे किसी की तुलना करने की आदत है अपनी परिस्थितियों को दूसरे की लाइफ से, अपने आप को कम लग रही है, दूसरे की का बहुत बढ़िया लग रहा है, ये आदत जो बहुत बड़ा कारण होता है प्रॉब्लम फील करने का, नेगेटिव फील करने का। तो अपना थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ेगा, अपना जो चीज़ें हमें मिली है उन्हें देखने की आदत डालनी पड़ेगी। और भी जिस भी लेवल पे वो आ रहा है, तो अपने नज़रिए को बदलने पे काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी ये इसी तरह मेडिसिन चलती रहेंगी सालों साल, तो फिर भी आपको प्रॉपर उससे फ़ायदा मिलेगा नहीं। और दूसरा जो खास चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज को आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं आपको कोई भी दवाई और आप स्ट्रिक्टली लेते हैं, इसलिए आप समझ लीजिए कि एक्सरसाइज आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, तो आपको रेगुलरली करना है। एक्सरसाइज से जैसे बॉडी बनाना होता है, किसी को वेट बढ़ाना है, किसी को कम करना है, यानी जो बॉडी जो बनाए उसमें तो टाइम लगता है, उसमें 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकता है। लेकिन ये जो डिप्रेशन में जो हम एक्सरसाइज का फ़ायदा चाह रहे हैं ये इंस्टेंट होता है। जब आज आपने किया तो आज आपको बहुत बढ़िया आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। इसमें जो केमिकल रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स वगैरह, और भी फील गुड हार्मोन तरह तरह के, प्रोटोन का लेवल बेटर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको, जब आप रेगुलर बेसिस पे इसको शामिल कर लेंगे, तो आपकी जो डेली लाइफ जो रुक जाती है डिप्रेशन के कारण, वो रुकना बंद हो जाएगी, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो पाएगी। इसलिए स्ट्रिक्टली से अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लीजिए एक्सरसाइज और योगा को। मान लीजिए आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको लग रहा है कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं संभव है, तो उसमें दिन बांट सकते हैं आप। जैसे मैं ये करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ चीज़ें, तो लेकिन मुझे भी पता है मैं स्ट्रिक्टली मुझे करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि हफ्ते में 6 दिन ये चीज़ें करता हूँ, 1 दिन रेस्ट लेता हूँ। 6 दिन में से मंडे ट्यूसडे एक्सरसाइज कर ली, और जो थर्ड डे है
उस दिन योगा प्राणायाम कर लेता हूँ। फिर फोर्थ और फिफ्थ डे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर सिक्स डे वापस योगा और प्राणायाम कर लेता हूँ। दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदा देगी आपको, योगा भी और एक्सरसाइज भी। तो ये स्ट्रिक्टली आप शामिल कर लीजिए। तीसरे नंबर पे अपने मूड पैटर्न्स को आप थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिए। मतलब आपका कब दिन भर में मूड लो होता है, दूसरा किन चीज़ों से होता है, कौन सी चीज़ें आपके मूड को अफेक्ट करती हैं, उनको नोट डाउन करिए और समझिए कि किस लेवल पे ये गड़बड़ियाँ हो रही, क्या होने से, तो मैं कहाँ इसको बदलूँ। तो अपने मूड पैटर्न को समझिए। दूसरा, बॉडी का जो मूवमेंट है उसको आपको समझना पड़ेगा। और जो हमारी बॉडी है वो मूड से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, हमारी ब्रीथिंग इससे मूड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जब भी आपको लग रहा है तो अपनी बॉडी को मूव करिए। जैसे जंपिंग जैक होता है सिंपली, वो आप जंपिंग जैक कर लीजिए। और फिर आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम है, वो इसको बदल सकता है। बॉडी मूवमेंट में दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ आती है डांस। 5 मिनट यूट्यूब पे कोई भी बढ़िया जो मस्ती भरे जो गाने होते हैं, डीजे वाले जो गाने होते हैं जिन पे डांस किया जाता है, इस टाइप का कुछ ऐसा डाल दें, डीजे डांस, मस्ती डांस, इस तरह के सॉन्ग लगा के 5 मिनट बढ़िया बॉडी से डांस करवा लीजिए। मतलब जब हमारे कंट्रोल में इतना डिप्रेशन या लो मूड की फीलिंग इतनी है कि अभी भी हम एक्शन लेके इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूड को डाउन जाने से रोक सकते हैं। तभी आप अवेयर होकर एक्शन ले लेंगे तो आप इस स्तर पर नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम उस टाइम एक्शन नहीं लेते, इसको डाउन 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 जाने देते हैं, तो फिर बिस्तर पे पड़ने की स्थिति आ जाती है। 7-8 दिन 15 दिन फिर टाइप से निकल जाता है। तो इसलिए इसको समझना पड़ेगा, पैटर्न्स को भी, और बॉडी मूवमेंट का मैं हेल्प ले सकता हूँ। दूसरा, अपना नॉलेज बढ़ाना है। आप जो भी कर रहे हैं, जैसे अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई बढ़िया से करेंगे, आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, तो भी आपका ये प्रॉब्लम्स दूर होने में इसका भी रोल रहेगा। थोड़ा जीवन में एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोललेस लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन तो आपका वो काम तो कर देगी, इससे जो भी इम्बैलेंस हो रहा है केमिकल हार्मोनल, उसको तो ठीक कर देगी। लेकिन अगर आप फ्री रहेंगे उसके बाद, अगर आपके जीवन में कोई गोल ही नहीं है आपका, तो आप फ्री रहेंगे ज़्यादातर, तो वो फिर आपको जो चीज़ें सुधरी है उसका आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। मेरी तरह, जैसे मैंने इतने साल तक कुछ भी नहीं किया, और अब लेकिन अब जब मैंने एक गोल बनाया है, जैसे मैं एक गोल था मेरा भी नीट पीजी के दौरान, मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा समझा, तो जब अपने आप को बिजी रखा काम में, नॉलेज पढ़ा, तो अपने आप ज़िंदगी इम्प्रूव हुई। इसलिए एक गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है और फिर उसी के रिगार्डिंग अपना नॉलेज बढ़ाना है। और दूसरा मैंने बताया कि चीज़ों के पॉजिटिव साइड को देखने की आदत डालिए, अपनी थिंकिंग को थोड़ा बदलिए, एटीट्यूड को बदलिए, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी आदतों को आप थोड़ा नोट डाउन करिए, कौन सी आदतें आपकी गलत हैं, कौन सी आदतें आपकी डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार बन रही है, इनको बदलने पे काम करिए। तो ये तो सेल्फ लेवल पे हो गया। इसके अलावा जैसे मेडिसिन अगर चलती हैं तो मेडिसिन को स्ट्रिक्टली लेना है, काउंसलिंग करना है। दूसरा, सोसाइटी के लेवल पे कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी इसमें, फैमिली, फ्रेंड्स, बैचमेट्स, कलीग्स, टीचर, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो जैसे फैमिली है तो उनका सपोर्ट बहुत ही मस्त है, और उसका तरीका यही है कि आप इसके बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस तरीके से सपोर्ट करना है, कैसा बिहेवियर करना है उनके साथ। अगर नहीं करेंगे तो उसका भी आपको मैंने एग्जांपल देके अपना बताया है कि क्या चीज़ें होंगी। इसलिए इन सब का योगदान बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सोसाइटी का भी मैंने बताया आपको कि आप लोगों का जो टेंशन, स्ट्रेस होता है, ये वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप उस व्यक्ति को इसमें फंसाए रख रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएगा इस चीज़ से। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मेडिकल साइंस नहीं पढ़ने के कारण मैं मेरी वो प्रॉब्लम बनी हुई थी। मैं जैसे मेडिकल लाइन में था तो मैं इससे बाहर निकलने का सोचता था, क्योंकि मैं इसमें सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा था अपने आप से। मैं इतना ज़्यादा अनसेटिस्फाई रहता था, क्योंकि काम के दौरान भी वो इंटरेस्ट नहीं आता है अगर हमें चीज़ें इतना पता नहीं हो तो। और मैं करना चाहता था, मेरे अंदर तो हमेशा से था, मैं अपनी काबिलियत जानता था। घर वालों ने हमेशा शक किया, क्योंकि मैं इतने साल फेल हुआ तो कोई भी दुनिया तो रिजल्ट देखती है, लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, पहले मैंने क्या किया है। MPPMT के टाइम में क्या क्या मेरे अंदर क्वालिटीज़ रही थी जिससे मैं पढ़ पाता था। तो वो मेरी कैपेबिलिटीज़ मुझे पता थी, बस मैं चीज़ें कर नहीं पा रहा था, ये एक चीज़ हुई थी। लेकिन जब अब मैंने नीट PG की प्रिपरेशन की तो उसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदल दिया। तो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि अपने जीवन में एक गोल लेके आइए। किसी भी वजह से अगर आप नहीं पढ़ पाएँ
कोई भी रीज़न रहे उसके, आप पढ़ाई करिए। आपकी स्थिति के हिसाब से क्या सोर्स बढ़िया है, अगर आपको उसका गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ये चीज़। अब मैं आपको एक फाइनल एडवाइस देना चाहता हूँ ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, और उसको कैसे पूरी तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। अब ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई थी कि अपने ट्रीटमेंट से स्टिक रहना है, इसे कंप्लीट करना है। मन से अपना दिमाग नहीं लगाना है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, ये है वो है, बंद कर देना, ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। मैं करता था मल्टीपल टाइम अलग अलग रीज़न के कारण। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपका उसमें ज़्यादा बड़ा नुकसान है कि आपकी डिप्रेशन की जर्नी सालों साल चलती रहेगी, तो वहाँ ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। लाइफ आपकी रुकी हुई है, बजाय जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह मान के आप ट्रीटमेंट लेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, तो आप पूरी तरीके से इसको ओवरकम कर पाएंगे, आगे होने के चांस खत्म हो जाएंगे। दूसरी जो चीज़ मैंने बताई आपको, ट्रीटमेंट के अलावा ट्रीटमेंट जितनी जो इंपॉर्टेंट है वो है काउंसलिंग। आप चाहे आपके साइकियाट्रिस्ट ही अगर वो देते हों तो उनसे ले लें, तो कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट का पता करके उनसे काउंसलिंग लें। आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप दिल्ली, बेंगलोर और भी कई बड़ी बड़ी जगहों के साइकोलॉजिस्ट से अपने घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, और ये पूरी तरीके से इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली 1-on-1 ही तभी ले पाएंगे, ऑनलाइन में भी वीडियो मीटिंग के जरिए बिल्कुल वैसी इफेक्टिव है। मैंने लिया हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे नंबर की जो चीज़ है आपको स्ट्रिक्टली करना है वो एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट रिजल्ट देती है, आपके मूड वाइज आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं इसके। बॉडी बनाने में टाइम लगता है 6 महीने साल भर, लेकिन हमें अभी जिस पर्पज से हम करें उसमें तो इंस्टेंट रिजल्ट देगी, इसलिए इसको अपनी आदत का एक पार्ट बना लीजिए, एक्सरसाइज और योगा। थर्ड नंबर पे ही क्रम में आता है एक मेडिटेशन। अब देखिए मेडिटेशन में एक गलती कई बार लोग कर देते हैं, वो रहती है मेडिटेशन में, जैसे आपने सुना होगा कि हम आँख बंद करके ध्यान में लग जाएं अपनी, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर तो नेगेटिविटी भरी है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो हम अगर आँख बंद करके बैठेंगे और सिंपल अपने थॉट्स को अगर देखेंगे तो नेगेटिविटी निकलेगी, वही भरी हुई है अंदर। इसलिए हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है डिप्रेशन के मरीज़ के लिए, एंग्जाइटी के मरीज़ के लिए, ओवर थिंकिंग के मरीज़ के लिए जो मेडिटेशन काम का होता है वो होता है गाइडेड मेडिटेशन। इसलिए हमेशा आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगे अलग अलग योग गुरुस के, स्पिरिचुअल गुरुस के, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी के बहुत ही कमाल के मेडिटेशन होते हैं। ऐसे ब्रह्म कुमारी के अलग अलग पर्सन के वहाँ के आपको मेडिटेशन मिलेंगे, वो भी बहुत ही कमाल के होते हैं। तो कोई भी गाइडेड मेडिटेशन लगा के उसको डेली आप प्रैक्टिस करिए, किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये तो आपकी मॉर्निंग में अच्छा है, इवनिंग में है, दोपहर में, रात में सोने से पहले, दिन में 2-3 बार कर पाएँ तो अभी बढ़िया है, पर महीने में एक बार तो करना ही करना है। तीसरी जो चीज़ है इसी सीरीज़ में वो है विजुअलाइजेशन। अब जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हम चाहते हैं ना हमारी लाइफ में, तो उसको अपनी वैसी लाइफ को डेली इमेजिन करिए, 2 मिनट 5 मिनट बैठ के अपने डिज़ायर्ड इमेज को, अपने डिज़ायर्ड आउटकम को, रिजल्ट को, तो ये भी आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट देगी आपकी जो मेहनत है। एक्शन तो हमें लेने नहीं कि बस बैठ के इमेजिन नहीं करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, काम तो मस्त है, और साथ में ये भी करेंगे तो एक फ्यूल की तरह काम करेगा, ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे। फिर अगली चीज़ आती है इसमें, मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ मेडिसिन ले लेंगे आप ठीक हो गए, मतलब अपनी डेली लाइफ आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आप काम कुछ नहीं करेंगे तो उन चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इसलिए अपनी लाइफ में एक गोल डिसाइड करिए, उसके ऊपर काम करिए। ये भी आपको मस्ट करना है। ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई इनमें, ये भी आपका एक मस्ट पार्ट है। तो आज ही गोल लिख लीजिए अपना। अगर आपका पीजी एग्ज़ाम निकालने का गोल है मान लीजिए, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी ये फेवरेट ब्रांच है, के अकॉर्डिंग मुझे ये रैंक लाना है, ये कॉलेज है, तो उसको लिख के एक दीवार पे लगा दिया, तो ये आपको मोटिवेट रखेगा अपने काम करने के लिए। और कुछ भी गोल पे काम नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही मोबाइल के अंदर और अलग अलग चीज़ों में इसी तरह टाइम बस वेस्ट करते रहेंगे, और आखिर में आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, फिर से आपके डिप्रेशन में जाने के चांस रहेंगे। और इसके अलावा मैंने कुछ कोर्सेज भी किए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे इससे बाहर निकलने में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले नंबर पे जो है वो है आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स। इसके अंदर सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। ये सुदर्शन क्रिया होता क्या, असल में एक तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये आपको वहीं पे सिखाते हैं। कॉपीराइट है उनका, जो पेटेंट है उनकी है, तो उनके हैप्पीनेस कोर्स में के अंदर ये सिखाई जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज के इंस्टेंट इफेक्ट होते हैं, सेम वैसे ही जब आप ये करेंगे ना, एक बार करेंगे तो उसी दिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें अपने मूड अपलिफ्ट करने में, एंग्जाइटी रिलीव करने में, ओवर थिंकिंग में, इन सब प्रॉब्लम्स में बहुत ही गजब का आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मतलब ये तो डिप्रेशन ही नहीं, लगभग सभी लोगों को करना चाहिए। डे टू डे लाइफ में सभी के लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या किसी भी परिस्थिति में हो, पर जो डिप्रेशन वाले उनको तो ये 100% आप समझ लीजिए कि डॉक्टर की एडवाइस है आपके लिए,
एक पर्सन जो उससे गुजरा उसकी एडवाइस है कि आप इसे हाईली रिकमेंडेड है मेरा कि ये कर लें। दूसरे नंबर पे ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग स्पिरिचुअल संस्था है, इसी तरह की एक ब्रह्म कुमारी है। इनका एक राज योगा मेडिटेशन के नाम से एक कोर्स होता है, शायद 10 डेज का होता है। डेली 1 आवर अलग अलग नॉलेज देते हैं और एक विजुअलाइजेशन वाली गाइडेड प्रैक्टिस कराते हैं कि जो राज योगा मेडिटेशन है वो कराते हैं, सिखाते हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन लगा कि मिस्टर बी के शिवानी राज योगा मेडिटेशन ये डाल दीजिए। ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है, मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। इसे भी आप दिन में 2 बार जब करेंगे, सुबह उठ के रात में सोने से पहले, बीच में भी आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये 2 कोर्स तो आप कंपल्सरीली कर ही लीजिए। इसके अलावा 2 कोर्स और हैं, वो चाहें तो कर सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी डिप्रेशन वाली जर्नी में से बाहर निकालने में। वो है, पहला कोर्स तो है एक कोच PSR है, जो अलग अलग मोटिवेशनल गुरुज होते हैं, कोचेज़ होते हैं लाइफ कोच। जैसे ये लाइफ कोच है ये, तो BSR नाम है इनका, कोच BSR सर। तो इनका एक कमांडो ट्रेनिंग के नाम से एक कोर्स चलता है, ये मैंने किया था। कमांडो में वाले कमांडो जैसा मैं समझिए इसको कि हमारे जो सैनिक या फिर वो लोग की जो ट्रेनिंग होती है फिजिकल वाली नहीं है, मेंटल लेवल की ट्रेनिंग है। उसमें डेली आपको 3 महीने तक कई सारे रिचुअल्स प्रैक्टिस कराए जाते हैं और कुछ नॉलेज सेशन होता है जो आपको जीवन में पॉजिटिव बनाएगा। जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग चल रही है उससे आपको बाहर निकाल के आपका पूरा एटीट्यूड बदलने में हेल्प करेगा। 90 डेज़ का जब हम लेते हैं तब हमारी आदतें बदलती है परमानेंट लेवल पे। हम कोई भी चीज़ ऐसा कोई मोटिवेशन सुन ले, ज्ञान सुन ले, एक दिन सुन लिया तो उसमें परमानेंट चेंज नहीं होती। जब उस चीज़ को लगातार करते हैं 21 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन, तब परमानेंट लेवल पे चेंज आने लगता है। मतलब 90 दिन तो एटलीस्ट चाहिए होते हैं उसको परमानेंट बनाने में। तो एक तो ये कोर्स कर लीजिए आप, कमांडो ट्रेनिंग कोच BSR का, ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं भी लिंक वगैरह शेयर कर दूँगा। और दूसरे नंबर का कोर्स है एक अनोखा ब्रेन के नाम से एक कंपनी है, दीपक जैन जी की, वो भी इसी तरह के लाइफ कोच हैं, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल कोच। इनका एक कोर्स चलता है हीलिंग कोर्स के नाम से, ये रात में होता है। जैसे कमांडो ट्रेनिंग सुबह है और ये रात में है। इसमें अलग अलग मॉडलिटीज़ के जरिए हीलिंग करवाते हैं डेली, वो भी 1 मंथ से 3 मंथ तक होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 3 मंथ वाला प्लान लें, तभी परमानेंट रूप से आदतें बदलती है। तो उसमें कुछ एंशियंट टेक्निक्स होती हैं, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स। एंशियंट में जैसे होपोनोपोनो नाम अगर आपने नहीं सुना है थोड़ा अजीब सा लगेगा, एक EFT के नाम से होती है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP, ग्रेटिट्यूड, इस तरह की कुछ एंशियंट और मॉडर्न टेक्निक्स का मिला जुला रूप होता है। तो इन टेक्निक्स के जरिए हीलिंग होती है और आप मतलब आप गजब का इफेक्ट देखेंगे इसका। मैंने तो बहुत कमाल का इसका रिलीफ देखा है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो 2 कोर्स तो मैंने आपको बताए थे, आर्ट ऑफ लिविंग के और ब्रह्म कुमारी के, और 2 कोर्स बताए कोच BSR के और ये अनोखा ब्रेन दीपक जैन जी के। 4 चीज़ें आप कर लीजिए। पता नहीं कि आपको इकट्ठी चारों चीज़ें करना है, धीरे धीरे करते जाइए। तो हाँ, आप कमांडो ट्रेनिंग और हीलिंग वाले को साथ कर सकते हो, क्योंकि एक सुबह एक शाम है, इसमें आपके टाइम जाएंगे लेकिन आपको ये जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आपको नॉर्मल लाइफ में ले आएगा, तो वो बढ़िया रहेगा। आर्ट ऑफ लिविंग वाला कोर्स है वो तो लगभग 4-5 दिन का रहेगा, जैसे वो भी है तो वो भी छोटा सा ही है, आप कभी भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप पढ़ाई में किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई की आपकी आदत ही नहीं है, आप पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, अपनी जीरो वाली आदत से एक हैबिट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक मैंने कोर्स किया था, बहुत ही कमाल का है ये, वो एक्सपर्ट है इस चीज़ की, आयुषी गर्ग जी हैं। तो उनका एक कोर्स चलता है स्टडी के रिगार्डिंग। उनके 2 कोर्सेज हैं, एक तो पहले 5 डेज़ का होता है स्कोर मोर स्टडी लेस के नाम से, स्कोर मोर स्टडी लेस। फिर इसी का अगले लेवल का प्रोग्राम होता है 21 डेज स्टडी चैलेंज। ये दोनों कोर्स आप करिए। स्कोर मोर स्टडी लेस तो बहुत ही कम कीमत का है, मतलब शायद 199, और जो क्लब वाला है वो भी 1000-1500 के आसपास का कुछ है। तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे मेरी थी कि मेरा पढ़ाई से बिल्कुल नाता ही छूट गया था, और तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली जब मैंने किया था। हालांकि उस दौरान भी मैं नेगेटिविटी में था, जब भी हमने कोर्स अटेंड किए थे, तो मैं उतना प्रॉपर उसका फ़ायदा तब तो नहीं ले पाया था, लेकिन मैं चीज़ें नोट डाउन करता गया था। मुझे जो भी उसका नॉलेज मिला था, फिर मैंने आगे जब तैयारी शुरू की तो उसमें अप्लाई किया कई सारी चीज़ों को। तो ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आपको नीड है स्टडी के रिगार्डिंग अपनी आदत डालने में, कैसे रिवाइज़ किया जाता है, कैसे लंबी पढ़ाई की जाती है, कैसे एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग। और हाँ, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो, या फिर प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है, तो एक और कोर्स मैंने किया है डॉक्टर दर्शन पटेल, इनका कोर्स है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या उसका नाम तो मैं भूल गया।
ये आपको माइंडसेट देगा बहुत ही अच्छा। मतलब माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है आपको पता चलेगा कि कितना अपने डेडिकेशन में आप फ़र्क देखेंगे, अपने पढ़ाई करने के तरीके में आप फ़र्क देखेंगे उस कोर्स के बाद। तो वो भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। दूसरा, पहली बार जब मैं सर के कांटेक्ट में आया था वीडियोस के ज़रिए, तो असल में मैंने देखा वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए उन्होंने बताया कि उनकी पहले की कैसी लाइफ रही। तो वो 2000 पर मंथ में उनका काम चलता था। तो मैं ये बात सुन के मैं मतलब बहुत मुझे वो लगा यार कि ये पर्सन मतलब मेरे जैसे मैं 10-12 हज़ार में मुझे मंथली वो चलाना रहता था। मेरी मदर सिस्टर हम 3 लोग थे भोपाल के अंदर, रेंट पे रहते थे। तो मुझे बहुत कम लगता था अमाउंट। जबकि ज़्यादा बड़ी बात, अगर मेरा नज़रिया सही होता तो और ये वाली बीमारी नहीं होती तो मैं जल्दी कोर्स ख़त्म करके हम लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो जाती। इसको कमी ना देख के सोचता कि यार ठीक है, हमें काम नहीं करना पड़ रहा है, मेरी मम्मी को काम नहीं करना पड़ रहा है, अमाउंट आ रहा है हर मंथ, वो भी इतने साल तक 11 साल मेरी पढ़ाई चली है। तो उसको नज़रिया वो था नहीं पॉजिटिव, तो उसको कमी के रूप में देखता हूँ। लेकिन जब मैंने सर का सुना कि यार ये तो 2000 मंथ पर मंथ, हालांकि घर उनका था उस टाइम, तो उनका रेंट नहीं जाता था, तो मुझे लगा कि पर लेकिन 2000 बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे। फिर उनके वीडियोस देखे कई सारे, फिर उनका ये कोर्स लिया। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मेरा माइंडसेट बदलने में। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा ये कोर्स। उनका कोई ना कोई आपको यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो डॉक्टर दर्शन पटेल सर के नाम से, नेक्स्ट वीडियो में वो अपने कोर्स की जानकारी देते ही हैं, तो आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक। इसलिए ये कोर्स भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा इसके लिए। तो जो भी मुझे बताना था लगभग चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये वीडियो हालांकि बहुत लंबा हो गया है, 55 मिनट का हो गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि इससे डिप्रेशन के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस नहीं है उसमें मेरी कोशिश वो अवेयरनेस बढ़ाने में एक कोशिश के रूप में ही है। ऑनेस्टली मैंने आपको जो सब कुछ बताया है, अगर एक सिंगल पर्सन की भी हेल्प हो पाई तो मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी इससे। तो आप मैं और भी धीरे धीरे टाइम के साथ अलग अलग वीडियोस बना के आपको चीज़ें शेयर करूँगा। बाकी अगर आप 1-on-1 मुझसे कुछ बात करना चाहें, आपको लग रहा है आपकी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, वो आप जानना चाह रहे हो, या फिर नीट पीजी के रिगार्डिंग ही आपका कुछ हो कि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या करना चाहिए, कौन सा सोर्स से पढ़ना चाहिए, जॉब में है तो क्या करना चाहिए, जॉब में नहीं है तो फिर कैसे पढ़ना चाहिए। पर इसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस लेना हो, या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँ, तो मैं आपको एक लिंक डाल दूँगा, इसमें आप 1-on-1 ले सकते हैं। तो मैं हर चीज़ आपको वीडियोज़ के जरिए बताऊँगा, मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम इस पर सॉल्व हो जाएगी। किसी को इंडिविजुअल अगर लेना हो, हालांकि पेड रहेगा। पेड रखने का रीज़न ये है कि यूट्यूब पे अगर मैं इस तरीके से फ्री वाली कोई सर्विस रख दूँगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्री बैठे हुए हैं, जो टाइम पास करने वाले लोगों के भी फिर वो आने लगेंगे कॉल। मैं खुद काम भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक वैल्यू बनी रहे उसकी, काम के लोग, जिन्हें लोग ही उसको रीच करें। इसलिए मैंने उसको पैड रखा है। तो ये 10-15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का ये सेशन है, जिसकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए 10 मिनट में अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो 10 मिनट का रहेगा, फिर नीड लगी 30 मिनट तक ज़रूरत है बात करने की, तो मतलब इतनी देर का सेशन रहेगा ये। मैं लिंक डाल दूँगा नीचे, तो आप वो बुक कर सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपका कोई पर्सन, आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कलीग, आपका सोसाइटी का कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हैं, उसके रिगार्डिंग आप जो है ज़्यादा बेटर हेल्प कर पाएंगे ये सब चीज़ें जानने के बाद। और थैंक यू सो मच।